गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जिस राइटर को कवर करने चल रहे हैं ये है थॉमस हार्डी। ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1928, 1840 और 1928। इन्हें दो तीन नाम से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला तो ही वॉज नोन एज रीजनल नॉवेलिस्ट। दूसरा, जैसे फाकनर का नाम आपने सुना होगा, तो उसी हिसाब से विक्टोरियन, इन्हें लास्ट विक्टोरियन के नाम से भी मॉर्न किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। और इनकी जो फिलॉसफी है इनके नॉवेल्स की, वो पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है। तो पहला तो रीजनल नॉवेलिस्ट है, दूसरे ही वाज लास्ट विक्टोरियंस के रूप में भी इन्हें रिमेंबर किया जाता है, और तीसरा हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो जो व्यू होते हैं, तो इनकी फिलॉसफी पेसिमिस्टिक है। अब चलते हैं इनके डेट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं इनका बर्थ जो होता है ये 2 जून, कहते हैं ना कि 2 जून की रोटी तो ये वही 2 जून को 1840 को, सॉरी 1900 नहीं, 1840, 2 जून 1840 को इनका जन्म होता है डॉरेस्ट, ठीक। और 11 जनवरी 1928 को इनकी डेथ होती है, और इनकी बॉडी को वेस्ट मिनिस्टर अबे, जिसे पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है, वहां इनको दफन किया जाता है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा विवाद है। कहते हैं कि जब इनकी पत्नी, पहली पत्नी, इनकी 2 पत्नियां थी, इनकी पहली पत्नी जिस जगह पे दफनाई गई थी, बाद में इनके कब्र को खोद के फिर ले जाके उनके पास उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन इन्हें आप ऐसे भी याद करेंगे कि 11 जनवरी को कहां पे 1928 में इनकी डेथ होती है, और वेस्ट मिनिस्टर अबे में इनका दाह संस्कार वगैरह जो कुछ भी आप कह सकते हैं ये होता है। इसके बाद में जो इनकी लाइफ के जो अन्य जो डेट्स हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं, इनके फादर और इनके मदर का नाम, इनके फादर का भी नाम थॉमस हार्डी है, ओके। और वो एक स्टोन मैसन है, आप कह सकते हैं अपने भाषा में जैसे मिस्त्री, राजमिस्त्री जो मकान और घर को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनकी माँ जो है जेमिमा, यह एक एजुकेटेड लेडी है, और यही इस बच्चे को, थॉमस हार्डी को, प्रारंभ में पढ़ाने लिखाने का सारा काम करती हैं। इनके पिताजी जिस प्रोफेशन से थे, मिस्त्री का काम करते थे, तो बच्चे के ऊपर भी उन्हीं का छाप था शुरुआत में। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लेखन के क्षेत्र में आते हैं और अपना नाम करते हैं। अब देखिएगा, फादर का नाम क्या है? थॉमस हार्डी, और इनके मदर का जो नाम है वो है जेमिना, ठीक। अब 11 जनवरी को प्लूरिसी, एक लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, लंग्स के प्रॉब्लम के कारण इनकी डेथ हो जाती है, और इन्हें वेस्ट मिनिस्टर अवे, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर अवे में इनको दफनाया जाता है। इसी को पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। जब किसी, ये सम्मान की बात होती थी, अगर कोई कभी बड़े लेवल का कभी होता था, मरता था, और उसको वेस्ट मिनिस्टर में, अगर कॉर्नर में, उस चर्चयार्ड कब्रिस्तान में अगर उसे जगह मिलती थी, तो उसके लिए सम्मान की बात होती थी। खैर, इसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, एजुकेशन, शुरुआत में 5-6 वर्ष तक तो इनकी माँ इनको पढ़ाती लिखाती रही। 6 वर्ष तक तो किसी विद्यालय में नहीं गए, इनकी माता ने इनको पढ़ाने लिखाने का काम किया, बिकॉज शी वाज अ वर्चुअस लेडी, शी वाज अ एजुकेटेड लेडी। घर पे ही पठन पाठन का काम प्रारंभ हुआ। इसके बाद इन्हें घर से 6 मील की दूरी पे एक विद्यालय था, घर से 6 मील की दूरी पे जो जगह है, कौन सी जगह है, बोखम्पटन करके है, जहां पे इनका जन्म भी होता है, ओके। तो यही इनको भेजा जाता है।
ठीक है। बोकम्पटन एक स्कूल रहता है जो घर से 6 मील की दूरी पे है, वहां पे इनको प्रारंभिक एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है। बाद में इनके माता पिता इनको 1860 के आसपास, हाँ 1860 में मॉडर्न लैंग्वेज सीखने के लिए इनको जिस कॉलेज में भेजा जाता है वो एक्चुअली किंग्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इनको पढ़ाई लिखाई के लिए वहां पे भेज दिया जाता है, ठीक, 1860 में। लेकिन इसके पहले चूंकि इनके पिता जो स्टोन मैसन थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्हें जॉन हिक्स नाम के एक आर्किटेक्ट के पास भी इनको भेजा जाता है, ताकि वो अपने पिता के प्रोफेशन को ठीक से समझ पाए, सीख पाए। तो सीखने के क्रम में इनको जॉन हिक्स के पास भी भेजा जाता है। ही वाज ए आर्किटेक्ट। पिता के प्रोफेशन को ढंग से समझने के लिए इनको भेजा जाता है। लेकिन इसके पहले इनके लाइफ में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। जब अभी ये 16 साल के ही थे तो इनको जॉन हिक्स के पास भेजते हैं। इसमें एक और नाम आता है जो इनको लैटिन सिखाते हैं, विलियम वार्निस करके एक व्यक्ति हैं जो इन्हें लैटिन सिखाते हैं। ओके। और एक बात और याद करिएगा, होरेस मॉल का नाम आप याद करिएगा। होरेस मॉल, ये आदमी इनको ग्रीक सिखाता है, ठीक। एक यात्रा के दौरान होरेस मॉल से इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1873 में होरेस मॉल कमिटेड सुसाइड बाय कटिंग हिज थ्रोट एट कैम्ब्रिज। वहां सिखाते हैं, पढ़ाते हैं इनको। लेकिन 1873 में, डेट भी याद करिएगा क्योंकि पूछता है, होरेस मॉल वाज द फ्रेंड ऑफ थॉमस हार्डी हु टॉट हिम ग्रीक, बट फाइनली इन 1873 ही कमिटेड सुसाइड बाय कटिंग हिज थ्रोट एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में ये अपने गले को काट के सुसाइड कर लेते हैं और इसके बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है होरेस मॉल की, जो इनको प्रारंभ में सिखाने पढ़ाने का काम करते हैं। इन सभी चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज यहां पे आप याद करेंगे कि थॉमस हार्डी के जो पिता का नाम है थॉमस हार्डी ही है, और इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं, हैड केम टू इंग्लैंड मेनी सेंचुरीज अर्लियर फ्रॉम जर्सी। कहां से आए थे ये एक जगह है जर्सी, यहां से इनके पूर्वज कई शताब्दियों पहले आके इंग्लैंड में बस गए थे। यहां पे चेक कर लीजिएगा सब कुछ एक बार। एजुकेशन शुरुआत में घर होती है, फिर बॉकम्पटन स्कूल जो डॉर्सेट में ही है वहां पे इनको भेजा जाता है। 1860 में किंग्स कॉलेज में मॉडर्न लैंग्वेज सिखाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसके पहले जब ये अभी 16 ही साल के थे तो इनको जॉन हिक्स के पास, जो आर्किटेक्ट थे, इनके माता पिता इनको भेजते हैं कि जाके वो अपने पिता के प्रोफेशन से संबंधित कुछ चीजों को सीख पाए। फिर विलियम वार्निस के पास इनको लैटिन के लिए भेजा जाता है, और होरेस मॉल नाम का एक व्यक्ति है जिससे इसकी मुलाकात होती है और वो मदद करते हैं इसको सिखाने के लिए ग्रीक। इनसे मुलाकात इनकी 1858 में होती है और 1873 में ये खुद को समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद इनके लाइफ में एक नाम जुड़ता है मिस एमिलिया गिलफोर्ड का, जो इनकी वाइफ बनती है। 1870 में, बिल्कुल 1870 में ये जाते हैं एक जगह घूमने के लिए, ओके, 1870 में, और वहां पे मिस इमिलिया लेविनिया गिलफोर्ड नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है, और 4 साल के बाद 1874 में ये उससे शादी करते हैं। 1874 में मिस एमिली लेविनिया गिलफोर्ड से ये विवाह कर लेते हैं। मुलाकात के 1870 में मुलाकात होती है, 4 साल के बाद 74 में दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी सक्सेसफुल नहीं रहती है दोनों में। अब जो भी हो, उसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि सक्सेस नहीं था। 1874 में शादी करते हैं। बाद में जब इसकी डेथ होती है तो 1914 में इनकी एक प्राइवेट सेक्रेटरी होती है, जिसका, हाँ, प्राइवेट
सेक्रेटरी होती है फ्लोरेंस इमली डगडेल। फ्लोरेंस इमली डगडेल नाम की एक इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी है। एंड सी वाज जूनियर टू हिम 40 ईयर्स, 40 साल इनसे छोटी है। जब पहली पत्नी की इस एमिलिया लेविनिया गिलफोर्ड की जब डेथ हो जाती है तो ये 1914 में ये इसे विवाह कर लेते हैं। किससे? अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी से, जिसका नाम है इमली डगडेल। ठीक है। अब यहां इनके जन्म के बारे में, माता पिता, प्रोफेशन, कॉलेज लाइफ, स्कूल, विवाह, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों को जो कवर करना है यहां से वर्क्स हैं, इनके मेजर वर्क्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। 1865 में एक इनका वर्क आता है जो एक तरीके से केवल एक लेख है कि हाउ आई बिल्ट माई ओन हाउस करके एक लेख आता है कि किस प्रकार से मैं अपना एक खुद का घर बना पाऊं। इसके बाद ये डेट याद करिएगा, पूछता है, कभी कभी विवाद भी होता है इस क्वेश्चन के ऊपर। 2 साल के बाद इनका एक वर्क आता है द पुअर मैन एंड लेडी। द पुअर मैन एंड लेडी, इसे ये पब्लिश करने के लिए रखते हैं लेकिन ये रिजेक्ट हो जाता है। द पुअर मैन एंड द लेडी वाज नेवर पब्लिश्ड। इसका एक मित्र है जॉर्ज मेरेडिथ who suggest him that the plot was too weak। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा इसे इनलार्ज करो, क्योंकि ये छपने लायक भी नहीं है। हालांकि इसे देते हैं पब्लिश करने के लिए लेकिन ये पब्लिकेशन के लिए रिजेक्ट हो जाता है। उस वर्क का नाम आप देखिएगा 1867 द पुअर मैन एंड लेडी, रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद 67 के बाद 1871 इनके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि यहीं से अब धीरे धीरे इनके जीवन का उत्थान शुरू हुआ। 1871 जो है वो है डिसेपरेट रेमेडीज। अब देखिएगा डिसेपरेट रेमेडीज जो वर्क है, इट वाज आल्सो फर्स्ट रिजेक्टेड। पहली बार इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था, बट आफ्टर इट वाज सेलेक्टेड फॉर पब्लिकेशन, लेकिन बाद में इसे चुन लिया गया और इसे पब्लिश कर दिया गया इसे। इसके बाद यहीं से इनके लाइफ में एक गति मिलती है 1871 के बाद 1872। अब देखिएगा वर्क की जब आप बात करेंगे 1865 में एक छोटा सा ये लेख है, जो इसके भी पहले एक और छोटा सा वो लेख लिखने रहते हैं जिसमें वो मतलब स्टोन मैसन और टेराकोटा के ऊपर कुछ लेख लिखे रहते हैं कि किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। इसके बाद ये कि किस प्रकार से आदमी अपना घर बनाएगा, पिता के प्रोफेशन के आधार पे आर्किटेक्ट जॉन हिक्स के यहाँ काम करने से, इस चीज को लेके वो एक लेख लिखते हैं। फिर 1867 में द पुअर मैन एंड द लेडी ये लिखते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जॉर्ज मेरेडिथ इनके मित्र हैं जो इसे सजेस्ट करते हैं और इनको रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसका परिणाम हुआ कि 1871 में डिसेपरेट रेमेडीज के नाम से एक ये इनका वर्क आता है, नॉवेल आता है। पहले तो ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है लेकिन बाद में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पब्लिश हो जाता है। इसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री के नाम से ये 1872 में एक वर्क इनका महत्वपूर्ण आता है। 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इसके बाद 1873 ईयर वाइज जब इनका डेट आना शुरू हो गया था, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। अब अभी भी इनके जो बेस्ट वर्क आने थे जैसे टेस ऑफ डर्वलविल, द मेयर ऑफ कैस्टरविल, जूड द ऑब्स्क्यूर, ये आना शेष है। लेकिन अब धीरे धीरे ये शुरुआत में तो आप देख ही सकते हैं, ये एक लेख है, पम्पलेट टाइप का है, ये पब्लिकेशन के लिए दिए लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। ये पहले रिजेक्ट हो गया फिर बाद में एक्सेप्ट हुआ। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, इसके वजह से अब थोड़ा सा रोमांटिक व्यू की तरफ ये उतर रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी इनकी पैसिमिस्टिक ही थी।
1873 अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अब इस वर्क को ये इंस्पायर हुए थे शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से। एज यू लाइक इट जो ड्रामा है, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने जो वर्क लिखा था 1873 में, वह था अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। इसके बाद 1874 अब याद करिएगा, 1870 में पहली बार ये मिले थे किससे? एमिलिया लेविनिया गिलफोर्ड से, और 1874 में ही इनका विवाह हुआ था उसके साथ, जो उनकी पहली पत्नी थी। और उसी के पास वेस्टमिनिस्टर अबे में इनके बॉडी को इनके कब्र से खोद के उसके पास दफनाया गया था। 1874 में जो वर्क आता है वह लेविनिया गिलफोर्ड के तरफ से ये इतना ज्यादा प्रभावित थे, खुश थे कि केवल और केवल एक ही वर्क इनके लाइफ का ऐसा है जो टच ऑफ पैसिमिज्म के आउट है, जिसमें पैसिमिस्टिक टच ऑफ फिलॉसफी नहीं है। उस वर्ग का क्या नाम? और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज इसी के साथ जान लीजिए, उसका जो स्रोत है, इंस्पिरेशन है, जो टाइटल है, वो थॉमस ग्रे के फेमस एलिजी से लिया गया है। थॉमस ग्रे, जिसमें अंतिम लाइन लिखते हैं, द बोस्ट ऑफ हिलेरी एंड द पंप ऑफ पावर, ऑल द ब्यूटी एंड वेल्थ यूर गिव awaits alike the inevitable hours, the path of glory lead but to the grave। शान के रास्ते आगे जाते हैं, लेकिन अंत में वो भी उसी कब्र में जाते हैं जहां गरीब जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज का पंप एंड शो नहीं करना चाहिए। 1874 में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब इसका जो टाइटल है, क्वेश्चन पूछता है इसका टाइटल किससे लिया गया है? तो एलिजी से। एलिजी किसकी? थॉमस ग्रे की। याद करिएगा, GRAY है, थॉमस ग्रे। और यही एक ऐसा वर्क है जो पैसिमिस्टिक फिलॉसफी से अनटच्ड है, मतलब उससे किनारे है, उस पे पैसिमिस्टिक फिलॉसफी इसकी टच नहीं हुई है। इसके बाद द हैंड ऑफ 1876, द हैंड ऑफ अथबारथा करके एक वर्क इनका 1876 में आता है। फिर 1878 अब इनके लाइफ के जो भी महत्वपूर्ण आएंगे, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। देखिएगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक, डेट वाइज चलेंगे। ये तो पुअर मैन रिजेक्टेड है, यहाँ आप क्रॉस कर सकते, ये भी मेजर नहीं है। लेकिन 71 से डिसेपरेट रेमेडीज, 72 अंडर द ग्रीन वुड ट्री, 73 पेयर ऑफ ब्लू आइज, शेक्सपियर का एज यू लाइक इट से है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को ध्यान से याद करिएगा, टाइटल को जानबूझ के यहाँ रखा गया है ताकि आप इसे सीख पाए। 1874, और यही वो डेट है जब मिस एमिली लेविनिया गिलफोर्ड से इनका विवाह होता है। 76 और 78 के बाद इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण डेट आएगा वह है द ट्रम्पेट मेजर, और ये आया है 80 में। 1880 में द ट्रम्पेट मेजर। ठीक है, 80 के बाद 82 है, 1882 है, 2 ऑन अ टावर। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, जगह बन जाएगा। 82 में 2 ऑन अ टावर। इसके बाद अब देखिएगा, अब इनकी जो भी रचनाएं आएंगी वह इनको बहुत ज्यादा फेम दिलाई हैं। 1882 के बाद 1886 देखिएगा, द मेयर ऑफ, लिख लो ऐसे, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ठीक है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, न्यूसन, एलिजाबेथ, लुसेट्टा, डोनाल्ड फाल्फ्री, माइकल हैंचर्ड, ये इसके कुछ फेमस कैरेक्टर हैं, जिसके कुछ फेमस सीन है। और ये बहुत ही शानदार कैस्टरब्रिज के मेयर की कहानी है जो उसके जीवन के उतार और चढ़ाव को दर्शाती है। इसी में उसकी फिलॉसफी भी दिखाई देती है जब एलिजाबेथ के तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हैप्पीनेस
is but an occasional episode in the general drama of pain। किसकी लाइन है? मेरा कैस्टरविच की। बोलती कौन है? एलिजाबेथ। लेकिन फिलॉसफी किसकी है? थॉमस हार्डी की। क्या है कि हैप्पीनेस इज बट एन ऑकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। और एक बात, ये एक पूरी तरीके से पैसिमिस्टिक फिलॉसफी से भरा हुआ है। इसी में वो कहते हैं कि नेचर हैज अ क्वाइन एसोसिएटेड विद जॉय एंड सारो, बट व्हेनेवर इट अफ्लिक्ट्स इट, सारो कम्स इन ह्यूमन फेट। प्रकृति के पास जो सिक्का है जिसमें सुख दुख दोनों है, जब कभी प्रकृति से उछालती है तो मनुष्य के भाग में केवल और केवल क्या आता है? दुख आता है। ठीक है। द मेयर ऑफ कैस्टरविच, इसको 1887 मेयर ऑफ कैस्टरविच में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है द वुडलैंडर्स। ये बहुत फेमस है, इसमें से कैरेक्टर, इसमें से लाइन सब कुछ पूछता है। द वुडलैंडर्स 1887 है। 1891, अब देखना इसमें जो वर्क आता है टेस, इसे प्योर लेडी के नाम से भी जाना जाता है। टेस ऑफ डर्वलविल करके एक वर्क आता है इसका, जिसमें टेस को एक प्योर लेडी के रूप में दिखाते हैं। और फिर 1895 में जूड द ऑब्सक्यूर करके इसकी रचना आती है। इन सभी वर्क के बाद ये पोयम की तरफ टर्न होते हैं। कहते हैं कि 1922 में, जिस समय द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट का पब्लिश हुआ था, 1922 याद करिएगा, उसी समय लेट एंड वर्क है इनका, लेट लिरिक्स करके ऐसे है, लेट लिरिक्स, हाँ, लेट लिरिक्स एंड अर्लियर। ठीक, इनका 1922 में एक रचना है, लेट लिरिक्स एंड अर्लियर करके। ठीक है। लेकिन कब? 1895 के बाद ये गैप देखिएगा बीच में। 1895 के बाद इनका जो पोयम का वर्क आता है, पब्लिश होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क है, लेट लिरिक्स एंड अर्लियर के नाम से। इसके बाद 1903, हाँ, 1903 से लेके 1908 तक, ठीक, जिस वर्क के ऊपर ये काम करते हैं डाइनेस्ट करके है, डाइनेस्ट, जिसमें नेपोलियन वार को दिखाया गया है। ओके, नेपोलियन वार इसका थीम है। और नेपोलियन वार चला था 1805 से 1815 तक, जिसमें वार ऑफ वाटरलू के युद्ध को, नेपोलियन के डिफीट को, सब कुछ ये कवर किए हुए हैं। नेपोलियन पूछता है, ऐसे भी पूछता है कि कौन सा वर्क है जिसमें नेपोलियन वार को थीम बनाया गया है, वो आप कहेंगे डाइनेस्ट। उसकी रचना कब है? 1903 से 1908 तक। ठीक, एक और इसका मेजर वर्क रह जाता है 1922 के बाद। 1923 में ट्रेजेडी है इनका, बेसिकली द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल के नाम से है, आप जानते ही हैं। ये एक ट्रेजेडी के रूप में इन्होंने इसे लिखा है। तो ये जो इनका सारा मेजर वर्क्स है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको मिटा के यहां से आ गए हैं। 1886 में द मेयर ऑफ कैस्टरविच, 87 वुडलैंडर, 91 टेस और जूड द ऑब्सक्यूर। अगर इस 4 नॉवेल के थीम, कैरेक्टर को सबको आप अच्छे तरीके से याद करते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। और जो टेस है, जिसे आप प्योर लेडी के नाम से जानते हैं, यहां पे है, ये देखिए 1891 में टेस, इसका इन्होंने प्रीफेस लिखा था। ओके, और प्रीफेस कहां से लिखा था ये पूछता है। शेक्सपियर के एक ड्रामा किंग लियर का नाम आपने सुना होगा। किंग लियर, उसमें वो लाइन है ना कि एज फ्लाइज टू द वांटन बॉयज सो आर वी टू द गॉड्स एंड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। जिस प्रकार से जो ड्रैगन होते हैं, फ्लाइज, और घुमक्कर बच्चों के लिए जो होते हैं, जिस तरीके से वो मार देते हैं, भगवान के लिए हम लोग उसी प्रकार हैं, वो अपने खेल के लिए हम लोगों को मार सकते हैं। खैर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि टेस ऑफ द डर्वलविल का जो प्रीफेस है वो शेक्सपियर के किंग लियर से प्रभावित है। और यही याद कर लीजिएगा, एज
flies to the wanton boys, so we are to the gods, and they kill us for their sport। ठीक है ना, ये वो लाइन है किंग लियर की जहां से आपको पूछेगा और ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए राइटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।